हेलो क्लास सेवन्थ। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 द मुग़ल एम्पायर, जो मुग़ल साम्राज्य है, और ये है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। नाउ देखिए, रूलिंग एज ए लार्ज ए टेरिटरी एज द इंडियन subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age। मिडल एज यानी मध्यकाल की बात कर रहा है। आपने फर्स्ट चैप्टर में मध्यकाल रीड किया था। मध्यकाल में किसी भी रूलर के लिए भारत के जैसे बड़े सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप जो है, वहाँ जितने बड़े एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए, और जहाँ पर लोग भी अलग अलग हों, अलग अलग जिनकी संस्कृति, अलग अलग पहचान है और बहुत सारी चीज़ें उनकी अलग अलग हैं, उसके ऊपर रूल कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल टास्क था, काम था। Quite a contrast to their predecessors, the Mughal create an empire and accomplish what had hitherto seemed possible for only short period of time। जो मुग़ल थे उन्होंने अपने पूर्वजों के विपरीत, यानी जो उनके पूर्वजों ने किया उनके विपरीत, उन्होंने इस मुश्किल कार्य को, जो अब तक काफ़ी मुश्किल लग रहा था, उसको पूरा कर दिया। यानी जो पहले सिर्फ छोटे छोटे समय पीरियड के लिए ही सभी ने साम्राज्य किए थे, तो अब मुग़लों ने जो है काफ़ी लंबे समय के लिए अपना साम्राज्य यानी रूल किया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लास्ट के पार्ट के अंदर कहता है कि उन्होंने अपनी जो किंगडम थी, साम्राज्य, उसको एक्सपेंडेड किया, फैलाया दिल्ली से आगरा तक। अनटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट। और 17 यानी 17वीं सेंचुरी तक आते आते उन्होंने लगभग इस पूरे महाद्वीप के ऊपर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस दैट आउट लास्टेड देयर रूल, leaving a political legacy that succeeding ruler of the subcontinent could not ignore। उन्होंने जो अपना रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और रूल करने के लिए जिन आइडियाज़ को वो लेकर के आए, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे। उन्होंने जिस उनके जाने के बाद, यानी जब उनका रूल नहीं था तब भी चलते रहे, उन्होंने एक ऐसी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक ढांचे या धरोहर को खड़ा कर दिया जो बाद में आने वाले रूलर थे वो भी इसको इग्नोर नहीं कर पाए। Today, the Prime Minister of India addressed the nation of independence from the rampart of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal Emperor। आज भी जब भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन मुग़ल शासन के शासकों के निवास स्थान क्या है, लाल किला, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर, रैम्पार्ट यानी प्राचीर या दीवार से ही राष्ट्र को संबोधित करती हैं, एड्रेस करती हैं। यानी जहाँ पर जो आप लाल किला देख रहे हो वो भी किसका बनवाया हुआ है, मुग़लों का बनवाया हुआ है। आज भी जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपनी पूरी जनता को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है हु वर द मुगल्स, कि ये मुगल्स थे कौन। देखिए, द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर। ये दो महान वंशजों के वंशज थे। फ्रॉम देयर मदर साइड, अपनी माता की तरफ से, दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान, रूलर हु रूल्ड ओवर ऑफ द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट द चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ये जो है चंगेज़ खां मंगोल का जो शासक था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया के ऊपर अपना रूल किया था। ये मदर की साइड से चंगेज। अब जो है फादर की साइड से, अभी फादर की साइड से तिमूर या तैमूर थे, जिसने अपना रूल इराक, ईरान और आज के दिन मॉडर्न डे तुर्की यानी तुर्की में किया था। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, जबकि मुगल जो है मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे भी रीज़न था। दिस वाज बिकॉज चंगेज़ खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैस्केर ऑफ इन्यूमरेबल्स पीपल, क्योंकि चंगेज़ खां की जो यादें थी वो काफ़ी सारे लोगों के नरसंहार यानी उनकी मौतों से जुड़ी हुई थी। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक देयर मंगोल कंपिटिटर, और दूसरी उनका जो लिंक या संबंध था, उनका जो प्रतियोगी कंपिटिटर थे उज़्बेक, उनसे जुड़ी हुई थी। इस कारण ये अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, मंगोल कहलवाना।
दूसरी तरफ है ऑन अदर हैंड द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर तिमूर एंसेंट्री, यानी जो तिमूर उनके वंशज थे तैमूर, उनको वो तैमूर कहलवाना पसंद करते थे। नॉट लिस्ट ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। ना सिर्फ वो एक महान शासक रहे बल्कि उन्होंने ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपने दिल्ली के ऊपर 1398 में कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनेलॉजी पिटोरिकली ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ। जितने भी अपनी जो वंशावली का चित्र बना करके प्रदर्शन करते हैं, पिक्चर बनवाते हैं, उसके अंदर जो है तैमूर के साथ अपना फ़ोटो या चित्र ज़रूर बनवाते थे। ये आप फिगर 2 में भी देख सकते हैं। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, जो सैन्य अभियान था मुग़लों का, उनके बारे में। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। बाबर जो है मुग़ल एम्परर, उसने जो है फरगना के शासक को 1498 में हरा दिया था जब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेंट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज़्बेक। लेकिन उसको अपनी गद्दी जो है छोड़नी पड़ी थी क्योंकि मंगोलों की जो दूसरी ब्रांच थी उज़्बेक, उनके आक्रमण के कारण। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज काबुल इन 1504। काफ़ी साल भटकने के बाद उसने काबुल को अपने कब्जे में ले लिया 1504 में। और 1526 में उसने जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसके साथ जंग की, युद्ध किया और उसको हरा दिया पानीपत के युद्ध में। और दिल्ली और आगरा के ऊपर उसने अपना रूल कर लिया, या उसके सीज यानी कि उसके अंडर आ गया, कब्जा हो गया। अब दोबारा से कहता है टेबल फर्स्ट में जा कर के सब मेजर कैंपेन देखें मुग़ल के और इनकी स्टडी करें केयरफुली। यू विल नोटिस फॉर एग्जांपल दैट द अफ़गान वर इन इमीडिएट थ्रेट टू मुग़ल अथॉरिटी। अफ़गान जो थे, मुग़ल जो थे वो क्या करते थे, अफ़गानों को अपने लिए ख़तरा मानते थे। अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए जो है ख़तरा हो सकते थे। नोट द रिलेशनशिप, अब जो रिलेशनशिप है वो किस किस के बीच में देखना हमें, मुग़ल अहोम का देखेंगे चैप्टर 7 में, सिख का देखेंगे 8 और 10 में, मेवाड़ मारवा के लिए देखेंगे 9 में। अब कहता है कि कैसा रिलेशन था हुमायूं का और सफ़ाविदों के, ईरान के सफ़ाविद के साथ। अकबर का कुछ अलग था, हुमायूं का अलग था। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा बीजापुर इन औरंगजेब रीन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द दक्कन। दक्कन की जीत के बाद कहता है कि जो बीजापुर गोलकुंडा उनको अपने में मिलाने के बाद औरंगजेब ने इनको अपने कब्जे में ले लिया था, तो क्या इन युद्धों का अंत हो पाया था, ये भी हमें देखना है। नाउ नेक्स्ट, मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, जो मुग़लों का ट्रेडिशन यानी उत्तराधिकार के नियम थे उनके बारे में हमें देखना है कि मुग़ल के जो उत्तराधिकार के नियम थे वो कैसे थे। द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ ए प्रीमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट। प्रीमोजेनिचर का मतलब होता है ज्येष्ठाधिकार, जहाँ पर राजा के बाद उसका बड़ा बेटा पूरे के पूरे जो अथॉरिटी उसके पास होती है या राज्य होता है उस सब का उत्तराधिकारी माना जाता है। देखिए, मुग़ल इस परंपरा में, ज्येष्ठाधिकार की परंपरा में विश्वास नहीं करते थे जिसमें बड़ा बेटा ही पूरे राज्य का उत्तराधिकारी होता है। इंस्टेड दे फॉलोड द मुग़ल एंड तिमूर कस्टम। इसकी बजाय वो अपने तैमूर और मुग़ल के कस्टम यानी उस रीति रिवाज को मानते थे जिसमें कॉपरसेनरी इनहेरिटेंस और ए डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन, जिसमें सहद याद, कॉपरटेंसी या सहद यानी बराबर का जो बंटवारा कह सकते हो, सभी भाइयों के बीच में, सन्स के बीच में सारी प्रॉपर्टी यानी जो भी उत्तराधिकार उनको मिलते थे, जितनी भी चीज़ें वो सबको बराबर में बांट दिया जाता था। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज टेबल फर्स्ट एंड नोट द एविडेंस ऑफ द रिबिलियन बाय मुग़ल प्रिंसेस विच डू यू थिंक ए फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस। तुम दोनों में से किसको बेटर मानते हो, ज्येष्ठाधिकार यानी कि प्रीमोजेनिचर को या कॉम्पेरिसेंडरी को यानी कि सहदयाद को। नेक्स्ट कहता है मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर, जो दूसरे रूलर शासकों के साथ मुग़लों के संबंध थे उनके बारे में देखिए। टेक ए लुक एट टेबल फर्स्ट वंस अगेन, यू विल नोटिस दैट द मुग़ल रूलर कैंपेन
कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगलों ने लगातार उन शासकों के खिलाफ अभियान चलाए जो उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते थे। बट एज द मुगल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर आल्सो ज्वाइन दैम वॉलंटरीली। यानी लेकिन जब मुगल जो है पहले ताकतवर हो चुके, शक्तिशाली हो गए, तो कई सारे जो रूलर थे उन्होंने अपनी ही इच्छा से, स्वेच्छा से उनके राज्य को या उनके अंडर आना स्वीकार कर लिया था। राजपूत इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिली। बहुत सारे राजपूतों ने अपनी जो पुत्रियों के विवाह थे, डॉटर्स के विवाह थे, वो शादियाँ थी मुगलों के घरानों में कर दी और काफ़ी ऊंची ऊंची पोस्ट यानी हाई पोजीशन हासिल की। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल। लेकिन कई सारों ने तो इसका विरोध भी किया, अपोज भी किया। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। जो सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे उन्होंने इस अथॉरिटी को लंबे समय तक अपनाने से इनकार कर दिया था। वंस डिफेटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबल ट्रीटेड बाय द मुगल गिव देयर लैंड बैक ए असाइनमेंट। कहता है कि एक बार हार देने के बाद, एक बार उसको हरा दिया तो उसके बाद जो है मुगलों ने उसके साथ ऑनरेबली यानी कि सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, उसको उसकी ज़मीन भी दे दी, असाइनमेंट के तौर पर जागीर भी वापस दे दी। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल द मुगल एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग एंड चिफ्टेंस। ये कहता है कि जो ये केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक बैलेंस था, कौन सा बैलेंस, की हरा भी देते थे लेकिन किसी का अपमान नहीं करते थे मुगल। इस बात से ही बहुत सारे राजा और सरदार उनसे काफ़ी खुश थे और उनका प्रभाव उनके ऊपर बढ़ गया था। बट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल टाइम। लेकिन ये जो बैलेंस था ये हमेशा बना पाना बहुत मुश्किल था। जैसे कि औरंगजेब जो है उसने इंसल्टेड यानी इंसल्ट की थी किसकी, शिवाजी की, जब शिवाजी उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आया था, तो इसका रिजल्ट भी कुछ अलग ही हुआ था। नेक्स्ट है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में इक्ता पढ़े थे उसी तरह से कुछ ये है जो मनसबदार्स हैं। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एकम्पास डिफरेंट रीजन द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज़ ऑफ पीपल। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा तो वैसे वैसे मुगलों ने बहुत सारे लोगों को जो है क्या किया, रिक्रूट यानी भर्ती करना शुरू कर दिया। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्कीज नोबल, एक छोटे से छोटे समूह से लेकर के बाद में इसको एक्सपेंड यानी कि बढ़ाते चले गए, जिसमें ईरानी, इंडियन, मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत, मराठा और भी बहुत सारे ग्रुप शामिल हो गए। दो जो ज्वाइन द मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। जो मुगल सर्विस को यानी कि सेवा को कबूल करता, ज्वाइन करता, उसको मनसबदार कहा जाता था। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसब। जो मनसबदार टर्म है ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी पद, पोजीशन या रैंक दिया जाता था। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था यूज बाई मुगल टू फिक्स, जो मुगलों ने फिक्स कर रखा था, श्रेणी व्यवस्था। इसमें रैंक था, सैलरी और तीसरा था मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कोल्ड जात। रैंक और सैलरी कितना होगा ये उनकी जात की संख्या के ऊपर निर्भर करता था कि उनकी जात की संख्या कितनी है। द हायर द जात, जो जात की संख्या अगर अधिक होती थी तो उतना ही लोगों को प्रेस्टीजियस कोर्ट के अंदर उतनी ही इज्जत मिलती थी और उसकी सैलरी जो है उतनी ही अधिक बढ़ जाती थी। उसके बाद देखिए, द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर हिम टू मेंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। सवार यानी कि जो घुड़सवार होते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि इनको मनसबदारों को मिलिट्री की जिम्मेदारी सौंपी जाती जिसके लिए उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्स ब्रांडेड एंड देम रिसीव मनी टू पे देम एज ए सैलरी। मनसबदार को अपने जो घुड़सवार हैं उनको जो है घोड़े को दगवाते, यानी उनको मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण करवाने के लिए लेकर जाते थे, रिव्यू यानी निरीक्षण के लिए। उसके बाद घोड़े को दागा जाता यानी उसके ऊपर कोई चिन्ह बना दिया जाता, सैनिकों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता, इसके बाद ही सैनिकों को वेतन के लिए धन यानी सैलरी मिलती थी। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रिवेन्यू असाइनमेंट कोल्ड जागीर। मनसबदारों को जो अपनी सैलरी मिलती थी उसको कौन सा रिवेन्यू मिलता था, जागीर के रूप में। विच वर समवट लाइक इक्ता, जैसे कि तुमने लास्ट अभी पढ़ा था वो कुछ इक्ताओं के जैसा ही था।
But unlike Mukti, most Mansabdar did not actually reside in or administrator their जागीर। लेकिन मुक्तियों की तरह मनसबदार जो है वहाँ अपनी जो जागीरें थी उनमें रहते नहीं थे। They only had right to revenue of their assignment which was collected by them for their servant। वो जो है अपने असाइनमेंट के तौर पर जो रिवेन्यू था वो कलेक्ट करने का काम उन मनसबदारों के लिए उनके नौकर ही कर दिया करते थे। While the मनसबदार themselves served in some other part of the country, जबकि जो मनसबदार होते थे वो खुद किसी और कंट्री के किसी और पार्ट में अपने सेवाएं उस समय पर दे रहे होते थे। In Akbar's reign, the जागीर were carefully assigned so that their revenue were roughly equal to the salary of the मनसबदार। अब कहता है कि अकबर के समय में अकबर के टाइम पर इन जागीरों का बड़े केयरफुली कैलकुलेशन या आकलन किया जाता था ताकि राजस्व जो है मनसबदार के वेतन के बराबर हो सके, यानी कि जो राजस्व है वो मनसबदार की सैलरी के बराबर आ जाए। बाय औरंगजेब्स रीन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफ्टन लेस देन द ग्रांटेड सम। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक आते आते सिचुएशन बदल गई। अब जो राजस्व था मनसबदार के वेतन से काफ़ी कम हो गया था। देर वाज आल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और मनसबदारों की संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। विच मींट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर, जिसके लिए उन्हें जागीर मिलने के लिए लंबा समय लगता था, उन्हें वेट करना पड़ता था। दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, जिसके कारण से जागीरों की संख्या कम हो गई। एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड ए जागीर। इसके बदले जो मनसबदार होते थे वो जितना ज़्यादा रेवेन्यू पॉसिबल होता था, जिस समय उनके पास जागीर होती थी वो उससे उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते थे कि फिर उसके बाद तो पता नहीं दोबारा जागीर कब मिलेगी। औरंगजेब was unable to control this development in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। और औरंगजेब जो है अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में इन परिवर्तन जो चेंजेज है इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस कारण से जो है किसानों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। हम इस पार्ट में इतना ही करेंगे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में।